नमस्कार, मैं हूं स्वतंत्र जैन। पत्रकार टीवी के कैपिटल टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बजट के ऊपर। केंद्र सरकार का बजट आ चुका है और राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है। राजस्थान सरकार के बजट से क्या अपेक्षा है राजस्थान के कारोबारियों को, और जो केंद्र का बजट आया है, यूनियन बजट आया है, उसमें उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या उनकी और अपेक्षाएं अभी बाकी हैं, इस पर ही बात करेंगे। आज हम विशेष रूप से फोकस करेंगे सोलर एनर्जी पर। हमारे साथ इस विषय के 3 जाने माने विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अखिलेश कुमार जैन जी, जो कि रियल यानी राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के एमडी रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और जो रिन्यूएबल एनर्जी में और उन्होंने वैकल्पिक एनर्जी के क्षेत्र में काफी काम किया है। हमारे साथ हैं इंश्योरेंस एनर्जी के डायरेक्टर मनीष गुप्ता जी, फाउंडर डायरेक्टर हैं उसके, और जो राजस्थान में सबसे बड़ी सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है उसके फाउंडर डायरेक्टर हैं, तो उनके पास काफी अनुभव भी है इस क्षेत्र का। हमारे साथ हैं नरेंद्र कुमार जैन जी, जो कि राजस्थान एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और इस जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इस क्षेत्र में लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं कि राजस्थान इस क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है, लेकिन सरकार अगर सहयोग करे तो आप सब लोगों को सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जैसा अगर आप सोलर एनर्जी के हिसाब से देखें तो किस तरह का रहा बजट से क्या अपेक्षाएं पूरी हुई इन्होंने बजट से? स्वतंत्र जी, मेरा ये मानना है कि ये जो बजट आया है और इस तरह के पिछले 2-3 बजट भी जो रहे हैं, उनमें सोच जो है वो थोड़ी लंबे समय की है। 5 साल, 7 साल, 10 साल की सोच को हमेशा ध्यान दिया गया है। सोलर के एंगल से अगर देखें तो 2 बड़ी चीजें हुई हैं। एक तो देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करे गए हैं। इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे, जो एक पावर कंडीशनिंग यूनिट जो सोलर पावर प्लांट की बहुत बड़ी जरूरत होती है, उस पे इन्होंने इंपोर्ट करने पे ड्यूटी को बढ़ाया है। तो इंपोर्ट करने पे ड्यूटी पे बढ़ाने से फायदा ये है, एक तो ये कि चीजें थोड़ी महंगी होंगी, ये आम जनता की बात है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंट्री में काम कर रही है, मेरा ऐसा मानना है 10 से 12 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग पावर कंडीशनिंग यूनिट जो सोलर इन्वर्टर के नाम से विख्यात है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। और उस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाना, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। दूसरा जो काम करा गया है वो करा गया है जो सोलर लैंटर्न है। आपको पता है सोलर लैंप योजना जो पूरे देश में जिसको जाना है, उसके इंपोर्ट पे भी बैन लगा दिया गया है। मतलब बैन तो नहीं लगाया गया, उस पे भी ड्यूटी लगाई गई है, पहली बार ड्यूटी लगाई गई है। तो उससे फायदा ये होगा कि देश में जितनी भी लैंप बनाने वाली कंपनी, ड्यूटी कितना लगाई है? उस पे जो लैंप है उस पे 15% ड्यूटी लगाई है। सोलर लैंटर्न जो है 15% लगाई है। तो ये बेनिफिट सीधा इस सेंस में आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है कि हमारी जो एमएसएमई है, इवन स्मॉल स्केल जो है, और जो गांव तक रीच बनाने की बात है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो एप्लियंस है सोलर लैंटर्न, इन दोनों में एक अच्छा काम करा गया है। इसके अलावा अगर देखें तो स्मार्ट मीटरिंग जो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत दिनों से जरूरत थी, जिसको कि अब करीब करीब कंपल्सरी करा जा रहा है, तो इसमें जो मीटर मैन्युफैक्चरर है वो इस नई दिशा में, इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी बात ये कि जो उपभोक्ता है उसको, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो स्मार्ट मीटरिंग से ही आती है। जब तक अपने को पता नहीं लगे कि अपन कितनी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, कितने पैसे लगेंगे अपने, तो वो बिना स्मार्ट मीटर के संभव नहीं है। तो एक तो इंडस्ट्री का विकास, दूसरा उपभोक्ता में जागृति आना उस लेवल की। ये 3 चीजें मैं सोचता हूं। जहां तक सोलर सेक्टर का सवाल है, मनीष जी भी हैं यहाँ पे और एनके जिन साहब भी हैं, आई थिंक वो ये मैंने इनिशिएट जो मेरे माइंड में आया वो मैंने बताया है। जी मनीष जी, अगर आपसे पूछें तो ओवरऑल बजट आपको कैसा लगा, और स्पेशली सोलर एनर्जी को ध्यान में रख के चलें तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई बजट में? देखिए, सोलर एनर्जी 2 तरीके से आज हम डिवाइड कर सकते हैं। एक सोलर पावर जनरेशन और सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों की दोनों आप चाहे बिजनेस कह लीजिए या तरीके कह लीजिए, दोनों टोटली डिफरेंट है। सोलर पावर जनरेशन तो आज ये हो गया कि सरकार जो बड़ी बड़ी सीपीएसटी स्कीम और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और टेंडर जो निकालती है,
जिसमें कि एक किसी कंपनी के नाम से टेंडर निकलता है, उसको एक पर्टिकुलर जगह पे सोलर पावर जनरेशन का पूरा प्लांट लगाना होता है और वो सरकार को बिजली बेचता है या किसी को भी बिजली बना के बेचता है, दैट इज सोलर पावर जनरेशन प्लांट। और उसमें आज भी बहुत बड़ी संख्या में या मोर देन 80 to 85% इक्विपमेंट इंपोर्ट होते हैं, स्पेशली फ्रॉम चाइना एंड मलेशिया। द सेकंड इज सोलर पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें सोलर पैनल भी आते हैं, सोलर इन्वर्टर भी आते हैं। जैसा जैन साहब ने बताया कि इस बार के बजट में सरकार ने 10% जो सोलर इन्वर्टर पे ड्यूटी लगा करती थी उसको बढ़ा के 20% कर दिया। लेकिन हमारे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स की मांग पिछले कई सालों से है। एमएनआरई, फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री में मैं खुद पर्सनली वहां पे परस्यू करता हूँ। मैं नॉर्थ इंडिया मॉड्यूल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, ऑल इंडिया सोलर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मैं ट्रेजरर भी हूँ। और उसके बिहाफ पे रेगुलर पिछले 3 साल से गवर्नमेंट से परस्यू कर रहे हैं कि आप सोलर पैनल और सोलर सेल पे भी ड्यूटी लगाएं। लास्ट ईयर के बजट में बेसिक कस्टम ड्यूटी सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस करी थी, लेकिन उसकी डेट जो अनाउंस करी वो करी 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है। आज पिछले साल मतलब 2020 के बजट में उन्होंने अनाउंस किया था कि 2022 से हम लोग सोलर पैनल और सोलर सेल पे ड्यूटी लगाएंगे। इस पर्टिकुलर टाइम गैप के होने की वजह से आज भी हमारा देश सोलर पैनल और रिलेटेड इक्विपमेंट पे अपने पड़ोसी देश पे निर्भर है। वहां से मैक्सिमम हम लोग आयात करते हैं अपना जो भी इक्विपमेंट है, चाहे सोलर पैनल से या इन्वर्टर से या दूसरे और इक्विपमेंट से या उनके रॉ मटेरियल से। अब यहीं पर हम बात करते हैं राजस्थान। जी सर, पड़ोसी देश मतलब चाइना, मलेशिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है। अब अगर अब बात करते हैं पूरे इंडिया के अपने ओवरऑल सिनेरियो की। आज फिर भी इंडिया के अंदर लगभग 16 गीगावाट की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और लगभग 2.5 गीगावाट की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और शायद राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा प्रदेश है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। राजस्थान के पास सबसे ज्यादा जमीन है जिसमें सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा आती है। इंसुलेशन देश में एशिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन शायद सरकारी पॉलिसीज के अभाव और हमारे दुर्भाग्य होने की वजह से आज राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 1.5% की कंट्रीब्यूशन करता है पूरे देश का। आज हमारा सिर्फ मात्र 200 मेगावाट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रदेश में है और 0 कोई भी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हमारे पड़ोसी देश गुजरात हमसे बहुत आगे है। ओवरऑल इंडिया का 55% प्लस सोलर पैनल और सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग अकेले गुजरात के अंदर है। और वो सिर्फ इसलिए कि गुजरात सरकार ने उस पर्टिकुलर चीज को दूरगामी देखते हुए अपने यहाँ पे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कंसेशन स्कीम्स हैं वो पिछले 5 साल पहले से देना शुरू कर दिया। चाहे वो जमीनों के रूप में हो, चाहे वो सस्ते ब्याज के रूप में लोन के रूप में हो, और चाहे कैपेक्स में सब्सिडी के रूप में हो कि आज आप कैपेक्स लगाएं तो वहां की सरकार उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है। लेकिन राजस्थान सरकार, ना तो करंट सरकार ना पीछे की सरकार ने कभी इस बारे में सोचा। और इसी की वजह से आज सारा कुछ हमारे प्रदेश में सौर ऊर्जा की एक संभावना होने के बावजूद भी आज हमारा प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में कहीं स्थान नहीं रखता है और कोई बड़े ग्रुप आना भी नहीं चाहते हैं। इसके ऊपर अब ये नई चीज और सरकार ने कर दी कि जिसमें नेट मीटरिंग को बंद करके ग्रॉस मीटरिंग की तैयारी शुरू कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 31 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कि 10 किलोवाट से ऊपर की नेट मीटरिंग बंद कर दी जाएगी। अब इससे होगा क्या कि जो उपभोक्ता है, खासकर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल, जिनके 10 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन है, जो कि सबसे बड़ी तादाद में रूफटॉप का इस्तेमाल करते हैं और एक वैकल्पिक एनर्जी के तौर पे सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आज आपको भी पता होगा कि शायद राजस्थान इंडिया का सबसे महंगा बिजली देने वाला प्रदेश और सबसे महंगे डीजल और पेट्रोल वाला प्रदेश है। आज हमारी कमर्शियल बिजली 11 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है, इंडस्ट्रियल बिजली 8 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है और डोमेस्टिक बिजली लगभग 7 रुपए के आसपास है। तो लोगों ने, इंडस्ट्री ने एज ए वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर राजस्थान में सौर ऊर्जा को काफी तेजी से अपनाया पिछले कुछ सालों में। लेकिन अगर ये पॉलिसी आती है तो वो एक तरीके से सौर ऊर्जा का आगे का जो भी इंक्रीज है या सौर ऊर्जा जो लगने हैं लोगों के, वो तुरंत तत्काल प्रभाव से रुक जाएंगे, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि 10 किलोवाट से ऊपर की नेट मीटरिंग नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो नेट मीटरिंग नहीं करेंगे तो लोगों के लिए फिर उसको लगाना फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार क्या कहती है, ग्रॉस मीटरिंग हम लागू करेंगे। ग्रॉस मीटरिंग का मायने होगा जो भी एनर्जी आप सोलर से प्रोड्यूस करेंगे उसको सरकार 2.5 रुपए पर यूनिट पर खरीदेगी और जो भी आपको बिजली सरकार की तरफ से आएगी उसका पूरा वही रेट लेगी जो आपका रेट लगता है। तो आज जो 2 से 2.5 साल 3 साल तक उनका पेबैक पीरियड होता है वो बढ़ के हो जाएगा 8 से 9 साल। तो आज अपने राजस्थान में हजारों लोग हैं जो कि इस व्यवसाय से जुड़े हैं।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नई नीतियों की वजह से लोगों ने चेंज ओवर किया, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। छोटे बड़े स्टार्टअप्स मिला के मेरे ख्याल से राजस्थान में मोर देन 500 कंपनियां होंगी जो कि इस काम में जुड़ी हुई हैं, और उनसे हजारों लोग जुड़े हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अगर ये वैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे प्रदेश में है ही नहीं, और अगर ये नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग का भी मैटर आ जाएगा तो रासा बिजनेस भी हमारे प्रदेश से चला जाएगा। तो हमारा आज ये मीटिंग भी करी थी, एक कॉन्फ्रेंस भी करी थी, उसमें सरकार से यही कहना था कि इस पर्टिकुलर मुद्दे पे आगे बढ़ के कुछ सहयोगात्मक रूप से आगे बढ़े और इस नेट मीटरिंग के प्रोसेस को फौरी तौर पर प्रदेश से टाले, क्योंकि राज्य सरकार के पास अधिकार है अनुच्छेद 108 का, जिसमें तो चाहे वो केंद्र सरकार के किसी भी नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट लागू कर सके या उसको लागू करने में डिफर कर सकती है। तो हम आपके पास आएंगे आपके पास। जैसा अगर हम दोनों चर्चाओं पे गौर करें तो ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की बात तो की गई है बजट में, लेकिन उसको आत्मनिर्भर भारत को हकीकत में अमल में जामा पहनाना जिस तरह से चाहिए उसकी दिशा में प्रयास काफी हुए हैं। ये देखिए, जो ये बात बजट में की गई है आत्मनिर्भर भारत की, और ये जो नोटिफिकेशन आया है जिसका अभी मनीष जी ने जिक्र किया है, ये 31 दिसंबर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन पार्लियामेंट से जारी हुआ है। इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है पार्लियामेंट में, ये सीधा जारी कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन है। तो पहली बात तो ये है कि बिना चर्चा किए इस चीज को इतना जल्दी लागू करने की जरूरत क्या थी अपने। दूसरी बात ये है कि जब ये जो भी केंद्र सरकार में अपने ऊर्जा मंत्री बैठे हैं या जो सेक्रेटरी एनर्जी बैठे हैं, उन्होंने क्या इस पे कभी इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि अगर ये नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम ये होगा कि पूरे देश में जो लाखों मैन्युफैक्चरर्स जुड़े हुए हैं सोलर इंस्ट्रूमेंट से, सोलर पैनल लगाने वाले जो जुड़े हुए हैं, उसमें जो करोड़ों लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है, वो एक ही दिन में बंद हो जाएंगे और उसमें जो रोजगार प्राप्त किए हुए लोग हैं उनका रोजगार चला जाएगा। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है पूरे कंट्री पे। सिर्फ राजस्थान की बात हम करते हैं, लेकिन इसका पूरे कंट्री पे इम्पैक्ट आएगा इस नोटिफिकेशन का। अब हुआ क्या कि RERC ने हमसे सीधा इस नोटिफिकेशन को कट कॉपी और पेस्ट करके रख दिया, उसमें एक शब्द भी चेंज नहीं किया, अपनी तरफ से कोई दिमाग में नहीं लगाया और उसको कट कॉपी पेस्ट करके और जारी कर दिया। आप ये सोचे, कम से कम हमारे यहाँ काबिल अफसर बैठे हैं, हमारे यहाँ ऊर्जा मंत्री बैठे हैं, एटलीस्ट इस नोटिफिकेशन पे सुझाव और आपत्तियां मांगने से पहले कम से कम उसको स्टडी तो करते कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। राजस्थान सोलर में देश का सबसे बड़ा हब है और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है सोलर एनर्जी की। हमारा जो 40 गीगावाट और 100 गीगावाट का सपना है वो ड्रीम है, ड्रीम लेके हम चल रहे हैं कि राजस्थान को ग्रीन एनर्जी में सिरमौर बनाएंगे। अगर इस तरह के नोटिफिकेशन जारी होंगे तो हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा कि वो पहली तो बात वो ड्रीम खत्म हो जाएगा इनका ग्रीन एनर्जी में या सोलर एनर्जी में राजस्थान को सिरमौर बनाने का। दूसरी बात क्या होगी कि लाखों लोग इसमें बेरोजगार हो जाएंगे। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां ज्यादा है इसमें सोलर पैनल लगाने वाली, आपने देखा होगा MSME ज्यादा है। तो MSME जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, हमारे किसी भी इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखें तो वो रीढ़ की बैकबोन कही जाती है। तो निश्चित रूप से उन MSME में फर्क पड़ेगा और जो लोग रोजगार प्राप्त कर रखे हैं उन पे फर्क पड़ेगा। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल राजस्थान में बहुत देखा जाता है, सरकारी लोग भी उसको देखते हैं, मंत्री भी देखते हैं और मुख्यमंत्री भी देखते हैं, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से और ऊर्जा मंत्री जी से, साथ ही एनर्जी सेक्रेटरी से, कि इसका दोबारा अध्ययन करें और अपने प्रदेश के लिए क्या दूरगामी खराब परिणाम होंगे इसके, उस पर पूरा एक सर्वे करवाएं और इसको एज इट इज लागू ना करें। फिलहाल तो इसको 1 साल के लिए डेफर कर दें, जिसकी पावर हमारे मुख्यमंत्री जी को है संविधान के अनुसार, और उसके बाद अगर हो सके तो वो इसको लागू करने के लिए मना भी कर सकते हैं। हो सकता है एक बार अगर हम डेफर करें और लागू करने से मना करें तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की आंखें खुलेंगी कि यार कहीं जल्दीबाजी में हमने ये कोई गलत नोटिफिकेशन तो जारी नहीं कर दिया, तो हो सकता है केंद्र में भी इम्पैक्ट आए। इसके लिए हम हमारे MP जो है जयपुर के, उनसे भी मिले थे और उन्होंने ऊर्जा मंत्री से मिलवाने का समय भी बोला है कि जैसे ये बजट की पर चर्चाएं खत्म हो जाएंगी केंद्र में, उसके बाद मैं आपके ऊर्जा मंत्री साहब जो RK सिंह जी हैं उनके साथ मीटिंग में रखूंगा
तो हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली में जाएगा उनसे मिलने के लिए, और इसके सारे जो दूरगामी परिणाम है उसके बारे में न सिर्फ हम मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं, बल्कि हम ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रधानमंत्री जी को भी बता रहे हैं। इसकी सुझाव और आपत्तियां हमने RERC में करीब करीब सारी एसोसिएशन जो राजस्थान की हैं, जिसमें एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान है, यूकोरी है, फोर्टी है, CII है, फिक्की है, और राजस्थान सोलर एसोसिएशन है, नॉर्थ इंडिया मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन है, सब ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारे चेयरमैन हैं RERC के श्रीमद पांडे जी एक काबिल अफसर हैं, और मैं समझता हूँ इस पे गौर करेंगे और फिलहाल इसको डेफर करेंगे, ताकि इसके हमारे प्रदेश को खराब परिणाम न भुगतने पड़े। लेकिन सर, सरकार की भी कोई जो है ना मंशा होगी, सरकार का भी तो कोई उसमें इरादा होगा, क्यों सरकार नोटिफिकेशन लेके आई है, क्या लगता है आपको? सरकार की मंशा तो ये है कि या तो वो डिस्कॉम का प्राइवेटाइजेशन करती है, और डिस्कॉम वालों ने कह दिया है कि सोलर की बिजली उपभोक्ता अगर काम में लेगा तो सस्ती पड़ेगी, तो हमारी महंगी बिजली कौन खरीदेगा, तो गाड़ी की दुकान को कौन प्राइवेट कंपनी लेगी। शायद इसके पीछे मंशा यही रही होगी कि जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है और डिस्कॉम को भी प्राइवेटाइजेशन चाह रही है सरकार, तो वो डिस्कॉम जो लेने वाली है प्राइवेट कंपनियां जो बिग बुल्स हैं, उन्होंने कहा होगा कि आप ये सोलर की बिजली हमें सस्ते में दिलवाएं, और जो सोलर के प्रोड्यूस करने वाले हैं बिजली उनको हम महंगे में बिजली दें, तभी डिस्कॉम फायदे में आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ इससे डिस्कॉम को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा नहीं, क्योंकि अभी तक जो अगर रेशियो हम देखें तो जो टोटल बिजली प्रोड्यूस होती है, जो टोटल बिजली कंज्यूम होती है, उसमें सोलर का रेशियो सिर्फ 1% है। तो 1% से क्या फर्क पड़ जाएगा प्रॉफिट पे, ये मेरे समझ में नहीं आता। पर हो सकता है जो नीचे अफसर बैठे हुए उन्होंने इस तरह से कुछ केंद्र सरकार को गाइड किया हो, या इस तरह की कोई समझाया हो, या जो प्राइवेटाइजेशन में आने वाली कंपनियां हैं उन्होंने अपना कोई मंतव्य रखा हो कि साहब आप सोलर को इस तरह से कीजिए कि ये नेट मीटरिंग नहीं हो, ग्रॉस मीटरिंग हो। मेरा सोचना तो यही है, और मेरे ख्याल से मनीष जी एक्सपर्ट है, जैन साहब एक्सपर्ट है, ये भी बता सकते हैं कि इसके पीछे मंशा क्या है। जैन साहब, आपसे दो सवाल हैं। पहले तो सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप सरकारी प्रक्रम में रह चुके हैं, तो सरकार के नजरिए को समझते होंगे बेहतर कि इस नोटिफिकेशन की क्या मंशा है। नंबर दो, और भी जो वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र हैं उस दिशा में बजट में और क्या प्रावधान किए गए हैं केंद्रीय बजट में, थोड़ा उस बारे में भी रोशनी डालें। देखो सर, जहां तक ये बजट का, जैसे मैंने कहा कि बजट दूरगामी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बजट से पहले और बजट के बाद भी बहुत सारी चीजें कर दी जाती है, जिसमें से एक 10 किलोवाट की ये जो ग्रॉस मीटरिंग की बात है, जो मनीष जी ने और NK जैन साहब ने जो जिस मुद्दे को उठाया है, तो बजट से पहले ही इतना कुछ कर दिया गया इसलिए, और उसमें बहुत नुकसान हो रहा है, ये बात सही है। जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाए हुए कदम है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाली बात है, वो सारी अच्छी बातें हैं। लेकिन जो हमने इससे पहले के बजट्स में जो बातें करी थी, हमें ये भी आंकना चाहिए कि उनमें से हमने कितना कर लिया। हमें 100 गीगावाट 5 साल में 2022 तक पूरा करना था, और अभी तक हम सिर्फ 40 गीगावाट कर पाए हैं। हमारे पास सिर्फ 2 साल बचे हुए हैं, यानी कि हर साल हमें 35 गीगावाट करना है। अब 35 गीगावाट में आप रूफटॉप सोलर को तो बंद कर रहे हो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक आदेश निकाल दिया, और ये तय बात है कि ये आदेश बिना स्टेट से बात करे, बिना स्टेक होल्डर से बात करे, बिना सोलर इंडस्ट्री से बात करे, बिना MSME से बात करे, मुझे तो अंदेशा है कि MNRE जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, क्या उससे भी बात करी गई है। मुझे मेरे अपना ये डाउट है। आपने चूंकि कहा कि हाँ मैं सरकार का हिस्सा रहा हूं, तो कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर तबका जिसमें जो मेगावाट अल्ट्रा मेगा जो पावर प्लांट लगाने वाले लोग हैं, जो जैसलमेर, बाड़मेर और जहाँ खुले मैदान है वहां पे जो प्लांट लगते हैं, उनकी ये बात हो सकती है, और उन्होंने ये हो सकता है कमिटमेंट कर दिया हो कि हम पूरा 100 गीगावाट कर देंगे, लेकिन आप ऐसा कर दो। डिस्कॉम ने कहा आप ऐसा कर दो तो हमारी भी सेहत थोड़ी बनी रहेगी। लेकिन और करा कहाँ पे है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बिल्कुल दरकिनार करते हुए सोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। एक तरफ हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ हम EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में क्रिएट कर रहे हैं,
घर में, बाजार में, पार्किंग एरियाज में, सड़क पे, हाईवेज पे, हर जगह हमें ईवी चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी। अब उतनी सारी बिजली आएगी कहाँ से? वहां पे जो सोलर लगेगा उसकी आप ग्रॉस मीटरिंग कर रहे हो। तो ये जो कदम है और जो बजट है उनका आपस में सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान को तो अपने हितों को देखना है। मेरा राजस्थान सरकार से अगर उनके फायदे की बात सोचूं तो इसमें कोई सिर्फ एक फायदे की बात हुई है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है सोलर के इक्विपमेंट्स पे, जैसे इन्वर्टर पे लगाई है, एलईडी पे लगाई है, तो उसके लिए राजस्थान सरकार ये करे कि जो भी इंडस्ट्री इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग की अगर लगाना चाहती है तो उसको फ्री जमीन दे या और कोई इंसेंटिव दे, जिससे इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग, एलईडी लाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग अगर यहाँ पे कम है या नहीं है तो हो। दूसरी बात यह कि मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सोचे, सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सोचे और यहाँ पे इंसेंटिव दे जिससे मैन्युफैक्चरिंग आए। तीसरी बात ये जो ग्रॉस मीटरिंग की बात है, जो आज बहुत बड़ा मुद्दा है, राजस्थान सरकार के पास में अपॉर्चुनिटी है क्या? टोटल 3 है। टूरिज्म कर लो, रिफाइनरी का काम इतने सालों से चल रहा है, अब जाके थोड़ी गति पकड़ी है। तीसरी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सौर ऊर्जा, 25,000 मेगावाट, 25 गीगावाट। पूरे देश का तो टारगेट है 100 गीगावाट और राजस्थान ने अपनी योजना बनाई 25 गीगावाट की। हुए कितने हैं? 5 गीगावाट। तो राजस्थान सरकार खुद ये तो सोचे कि हमारा किसमें फायदा है और हमारे देशवासियों का किसमें फायदा है, हमारे बिजनेसमैन का कितना फायदा है। हमारा बिजनेसमैन राजस्थान छोड़ के कहीं और क्यों जाता है, और जो है वो राजस्थान में बना रहे। तो ये जो मास की योजना है, जो कंज्यूमर को बचाने की योजना है, हम स्मार्ट मीटरिंग की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कंज्यूमर तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि अलर्ट हो जाओ, फालतू बिजली मत जलाओ। तो हम ये भी नहीं कह सकते ना कि आप महंगी बिजली यूज करो। उसका ये जो बेसिक अधिकार है कि मैं खर्च भी करूंगा तो मैं जनरेट भी करूंगा, मैं अपने खुद के काम में लूंगा, मैं ईवी चार्जिंग आएगी उसको भी सपोर्ट करूंगा और मैं बचेगी तो सरकार को भी दूंगा। तो ये एक आइडियल मॉडल है। तो सर हम इससे शिफ्ट होके अगर कोई भी काम करेंगे तो ये सरकार के भी किसी भी रूप से हित में नहीं है। अगर सरकार इन सब चीजों को मान के और एक मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ती है तो मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान पूरे देश में सिरमौर होगा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, और राजस्थान का व्यवसायी आसपास के राज्यों में न जाके राजस्थान में ही सारा काम करना चाहेगा। तो सर लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा में और भी कोई कदम उठाए गए हैं क्या बजट में कि वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा मिले, जैसे ईवी है? वैकल्पिक ऊर्जा में दूसरे जो बायो और दूसरी जो एनर्जी है, स्टोरेज में हाइड्रोजन की भी बात है, तो उनकी दिशा में एक बजट जरूर निर्धारण किया गया है, लेकिन उसमें अभी बहुत ज्यादा काम चूंकि पूर्व में भी नहीं हुआ है। तो एक मैंने जैसा बताया ना 5 और 10 साल की सोच है, तो उसमें दिशा जरूर दी गई है, बट उसमें काफी कुछ इस तरह भी इनोवेशन का आएगा, स्टार्टअप का आएगा। अभी अपन ये नहीं सोच सकते कि कोई बहुत बड़ा विकल्प सौर ऊर्जा के अलावा वैकल्पिक में इस समय क्रिएट होगा। हमारे साथ मनीष जी हैं। मनीष जी, हम जैसा आपने कहा कि चीन से हम बहुत बड़ी मात्रा में सोलर पैनल आयात करते हैं, तो क्या इस दिशा में सरकार का आपको लगता है कि गंभीर दिखती है कि चीन से जो सोलर पैनल आते हैं उसका निर्यात ना कम से कम हो और भारत में सोलर पैनल बनना शुरू हो, राजस्थान में बनना शुरू हो और भारत इसमें एक बड़ा एक्सपोर्टर बन सके? इस दिशा में कुछ प्रयास दिखते हैं क्या बजट में आपको? जी सर, इस पर्टिकुलर बजट में जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई भी इस तरह के प्रयास नहीं करेंगे। लास्ट बजट में जरूर उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है जिसमें कि उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बेसिक कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल सोलर सेल और पैनल के लिए कहा है, लेकिन उसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से 20% से स्टार्ट करके 1 अप्रैल 2025 तक 40% तक उस ड्यूटी को करेंगे। इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे अगर सिस्टम को या सिनेरियो को समझे तो इस तरीके से है जैसे कि एक तरफ हो गए सोलर पावर डेवलपर्स जो कि सोलर पावर जनरेशन का काम करते हैं और एक तरफ हो गए सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। भारत सरकार के लिए दोनों स्थिति, एक तरफ भारत सरकार कहती है कि हमें देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, दूसरी तरफ वो कहती है कि हमारे को सोलर से
ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन करना है, दोनों चीजें अलग हो जाती है। जहां सरकार रिवर्स ऑक्शन के द्वारा आज सीपीएसई स्कीम की बड़ी स्कीम्स की टेंडरिंग कर रही है, रिवर्स ऑक्शन में जो रेट जितनी कम आती है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड उसमें टेंडर वाले लोग भरते हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि इसकी शुरुआत करीब 5 रुपए 6 रुपए से होते होते आज 2 रुपए पे आ गई है। अब ये 2 रुपए की जब बिजली की बात आती है तो इसमें जितनी भी भारत की या विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां वो सारी की सारी पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि आज इसमें गीगावाट स्केल का पूरा टेंडरिंग होती है। वहां पे अगर हम भारत में निर्मित पैनल की बात करते हैं तो पिछली बार भी हमने सरकार से यह आग्रह किया था कि आप जैसे कि इस सीपीएसई स्कीम के लिए जो भी डेवलपर्स हैं उनको जब वो बाहर से चीन से आयात करते हैं तो आज हमारे सोलर पैनल पे 15% सेफ गार्ड ड्यूटी है। लेकिन एक सरकार ने नोटिफिकेशन और निकाला हुआ है कि अगर आप सीपीएसई स्कीम के लिए अगर सोलर पैनल आयात करते हैं जिसका सरकार के सीपीएसई स्कीम में टेंडर में आपने जीता हो तो सेफ गार्ड ड्यूटी उनको एप्लीकेबल नहीं होती है उन पर्टिकुलर लोगों को जो टेंडर में भाग लेते हैं, टेंडर जिनको मिलता है। हमने सरकार से आग्रह किया था कि जो 15% ड्यूटी का बाईबैक आप उनको देते हैं वो उनको एक एज ए इंसेंटिव या तो आप उनको दे दें या लोकल मैन्युफैक्चरर्स को दे दें, जिससे कि जो चीन से सोलर पैनल आयात होते हैं उनका निर्माण अपने देश में ही हो सकेगा और हम चीन की रेटों से कॉम्पिटिटिव कंडीशन में आ सकेंगे। ये मांग हमने सरकार से लगातार पिछले 2 साल से करी है, क्योंकि केंद्र सरकार का मुद्दा है, राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है कस्टम ड्यूटी या फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगना। इसके लिए हमने अपने जितने भी हमारे सबमिशंस हैं, लेटर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी दिए हैं और मैं खुद जस्ट कोविड के पहले अनुराग ठाकुर जी जो कि हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं उनसे मैं खुद मिलके आया था। हमारा डेलीगेशन 4-5 लोगों का गया था और उनको हमने यही आग्रह किया था कि इस पर्टिकुलर तरीके से हम दोनों काम कर सकते हैं, मेक इन इंडिया को भी देश में बढ़ावा दे सकते हैं और चीन से आयात के जो चीन से सोलर पैनल और बाकी चीजें आयात होती है उन पे हम रोक भी लगा सकते हैं, कमी भी ला सकते हैं। बस आप जो सेफ गार्ड ड्यूटी का बेनिफिट इंपोर्टर्स को देते हो वो आप मैन्युफैक्चरर्स को दे दें या उनको इंडिया से खरीदने पे दे दें कि आप उनको जो 15% का इंसेंटिव है इंडिया से आप खरीदोगे तो आपको ये इतने % का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें शायद टेक्निकल रीजन हो सकते हैं, कमर्शियल रीजन हो सकते हैं या बड़ी कंपनियों के अपने प्रेशर हो सकते हैं सरकार के ऊपर। और आपके पास आए तो एक ही जन साहब तो जो मनीष जी बता रहे हैं कि सरकार ने जो है ना इस दिशा में प्रयास नहीं किए कि जो है ना जो इम्पोर्ट हो चीन से सोलर पैनल का और भारत में ज्यादा पैनल बने, तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की मंशा है? सरकार ऐसा अगर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है तो इस दिशा में तो बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए था। और हमारे दूसरी मुद्दा की मंशा जो सरकार की मंशा जो बजट में है वो तो ये दिख रही है कि वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने जो कच्चा माल है उन पे ड्यूटी कम की है ना, कॉपर पे आधी कर दी, सोने चांदी पे कम कर दी, स्टील स्क्रैप पे तो 0 कर दी। तब वो चाहते हैं कि जो कच्चा माल हमारे यहाँ काम आता है इंडस्ट्री में उस पे ड्यूटी कम हो ताकि हमारे यहाँ की लागत कंट्रोल हो। सेकेंडली जो तैयार माल आता था जिससे हमारी इंडस्ट्री मार खाती थी वो तैयार माल पे ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी है। तो मंशा तो उनकी साफ है। हो सकता है जो सोलर की बात मनीष जी कह रहे हैं तो वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं गया हो या प्रॉपर उनके ध्यान में वो चीजें नहीं आई हो। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री को बूस्ट मिलना चाहिए, जो आइटम हमारे यहाँ बन रहे हैं यदि वो इम्पोर्ट होते हैं तो हमारी इंडस्ट्री मार खाएगी, तो उस पर ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। कई बार एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाती है गवर्नमेंट। इन चीजों को जितना ज्यादा हम रिप्रेजेंट करेंगे, जरूरी नहीं कि बजट में सारी चीज हो जाए, उसके बाद भी यदि अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी बढ़ सकती है। तो निश्चित रूप से हम सारे एसोसिएशन अब जब एक साथ हैं, एक साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हम सब मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं या वित्त राज्य मंत्री हैं, उनसे बात करके इस ओर उनका ध्यान दिला के और जो तकलीफ हो रही है हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को आत्मनिर्भर भारत में आगे बढ़ने में, उन ड्यूटीज को बढ़ाया जा सकता है, उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई जा सकती है ताकि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। बिल्कुल जैसा वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बात करेंगे कि भारत में बार बार चर्चा उठती है कि जो भी आइटम है जैसा सोलर पैनल हो या आपकी बिजली हो, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी ज्यादा होती है। तो ये कैसे कम की जाए कि हम चीन से कम्पिटिटिव बन सके, इस पर बात करेंगे। साथ साथ राजस्थान सरकार से क्या अपेक्षा है बजट में, इस पर ही बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान से कारोबारियों को क्या उम्मीदें राजस्थान के बजट से, और अब जो बजट अभी हमने देखा उस बजट से क्या क्या अपेक्षाएं पूरी हुई हैं। बहरहाल मैं सोलर एनर्जी लोग बात करते थे ब्रेक के पहले। मैं मनीष जी आपके पास आ रहा हूँ कि एक बार सवाल है कि भारत बड़ी मात्रा में सोलर पैनल चीन से आयात करता है। अगर जो अनुमान मेरे पास जो डाटा है उसके हिसाब से 70-80% सोलर पैनल चीन। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या सरकार को जानकारी नहीं है कि हम इतनी बड़ी मात्रा में सोलर पैनल चीन से आयात कर रहे हैं, जबकि हमारी बड़ी जरूरत है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसका कदम हो नहीं सकता क्योंकि एनर्जी का मामला है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो है चीन से हमें आयात करना पड़ रहा है, हम क्यों नहीं बना पा रहे? सर देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आज हमारे देश को सोलर पैनल या सोलर से जुड़े हुए उत्पादों के विषय में मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होने के लिए कहीं कोई चैलेंज नहीं है। सिर्फ हमारे को जरूरत है भारत सरकार की दूरगामी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का। आज जब तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें कि टाइम भी लगता है और पैसा भी खर्च होता है। आज सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो एक एवरेज 200 मेगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको अपने देश में लगाना है तो उसके लिए लगभग 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। सोलर पैनल की हम बात करते हैं तो अगर आपको 100 मेगावाट का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग लगाना है तो उसका 20 से 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इस पर्टिकुलर इन्वेस्ट करने के लिए आपकी जब तक पॉलिसी दूरगामी नहीं होगी, कम से कम 5 से 6 साल का फोकस नहीं होगा, जब तक इसमें बड़े बिजनेस हाउसेज या बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। इसके अलावा चाइना सरकार अपने देश से बने हुए सोलर पैनल को दूसरे देश में निर्यात करने के लिए 13% का इंसेंटिव देती है अपने मैन्युफैक्चरर्स को। हमने सरकार से कई बार इस बात की डिमांड करी है कि आप कम से कम निर्यात में, अपने देश से निर्यात में ना सही लेकिन अपने देश के निर्माण में जो भी आवश्यकता है उसको कम से कम सोलर पैनल या दूसरे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड बेनिफिट तो दे आप। इवन सब्सिडीज हो गई या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जमीनों की आवश्यकता हो गई, सस्ता लोन हो गया या और इस तरह की चीजों पे आप लगाएं। और इसके अलावा दूसरा हमने जो रिक्वेस्ट करी थी कि चीन से आयात होने वाले सोलर पैनल तो दूसरे इक्विपमेंट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई है, लेकिन वो बेसिक कस्टम ड्यूटी भी सरकार ने अभी तक नहीं लगाई है। और जब तक हम ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, जैसे कि मोबाइल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की आप बात करते अगर पीछे जाए या फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब तक भारत सरकार ने उनके इंपोर्ट पे या फिर उनके रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे या उनके फिनिश गुड के इंपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगाई, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई। हमारे सामने जीता जागता उदाहरण मोबाइल इंडस्ट्री। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर जब से ड्यूटी लगाई, आज इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट हब है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। धीरे धीरे करके हुआ। यही हमने रिक्वेस्ट की थी, अगर सोलर पैनल का निर्माण अगर अपने देश में होगा तो हम बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ कर सकते हैं। क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम चीन या दूसरे कंट्रियों के बिल्कुल बराबर है। आज भी जो हम सोलर पैनल का निर्माण करते हैं उसकी 25 साल की गारंटी देते हैं और चाइना से जो सोलर पैनल आते हैं उस पर भी 25 साल की गारंटी है। और कॉस्ट, और देश में कॉस्ट, आज अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़ी स्कीम जो बड़े प्रोजेक्ट्स है उनके लिए डेफिनेटली जो बड़े लोग आयात करते हैं उसकी कॉस्टिंग चाइना से सस्ती पड़ती है, क्योंकि वहां से जो आयात होता है वो बल्क में होता है, मतलब मल्टी मेगावाट या गीगावाट स्केल में, जो कि थोड़ा सा हमारे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी लेवल पर नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 16 गीगावाट की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है अपने देश के अंदर। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में 150 गीगावाट से ज्यादा की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। सिर्फ एक अकेला ही प्लांट में 10-12 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारी देश की लगभग 80% मैन्युफैक्चरिंग की बराबर है। तो डेफिनेटली जब तक हम उस स्केल पे नहीं पहुंचेंगे, जब तक वो प्राइस की या कंपटीशन की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो होता जब सरकारें सहयोग करें अपनी इंडस्ट्री का। जैसा मैंने आपको बताया, चाइना की सरकार 13% सहयोग करती है निर्यात पे, उनको इंसेंटिव दिया जाता है। राजस्थान के बजट की बात करें, राजस्थान के बजट से आपकी क्या अपेक्षा है मनीष जी? हमने सर पहले भी मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था अपनी एसोसिएशन की तरफ से, उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि सोलर सेक्टर ऑलरेडी थर्स्ट सेक्टर में है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो यहाँ पर सस्ती दर पे आप जमीन उपलब्ध कराई जाए, बिजली में थोड़ी सी उनको रियायत दी जाए, और इसके अलावा जो भी यहाँ कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट करता है उसको कैपेक्स पे कुछ सब्सिडी दी जाए। दूसरे प्रदेशों में, हमारे जो पास के प्रदेश है मध्य प्रदेश और गुजरात, आप पता कर सकते हैं वहां पर सर कैपेक्स पे मध्य प्रदेश सरकार 30 से 40% तक की सब्सिडी देती है। आज हमारे देश का बहुत सारे लोग अगर आप देखते हैं तो दूसरे प्रदेशों में जाके वहां पे उद्योग धंधे लगा रहे हैं, वहां फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई भी रियायत नहीं दी। सब सेक्टर में तो डाल दिया लेकिन रियायत कुछ नहीं। और रियायत के नाम पे क्या बोलते हैं कि 10 पैसे की आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे सब्सिडी दी जाएगी, तो क्या करेंगे, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। उसके लिए तो सर ये सेक्टर जो है ना राजस्थान की एक तरह से जान बन सकता है, क्योंकि क्लीन एनर्जी का मामला है
सस्ती एनर्जी का मामला है, हमारे जो है ना मारवाड़ियों के उद्यम का मामला है, तो आत्मनिर्भर भारत का मामला भी है। आखिर क्यों राजस्थान सरकार जो है ना, जबकि मतलब हमारे प्रदेश में इतनी महंगी बिजली है, फिर क्यों इससे पीछे से कतरा रही है? क्यों नहीं चाहती इसका कि जो है ना सिर्फ रियल एस्टेट, हमें लगता है राजस्थान सरकार को रियल एस्टेट के अलावा कुछ दिखता भी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये नेचुरली थर्ड सेक्टर है और राजस्थान सरकार की प्रायोरिटी में भी है। डिपेंड करता है कि राजस्थान जब बजट बनता है उस समय कई बार वोटों की राजनीति को देखते हुए या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को बेनिफिट देने के लिए वो थर्ड सेक्टर को भूल के अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर देते हैं। इसलिए हमें बहुत आप ये मान के चले कि बहुत स्ट्रांगली अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि अगर ये थर्ड सेक्टर बनता है, आप मानते हो ये थर्ड सेक्टर है, तो जो जिस तरह की सब्सिडीज, जिस तरह के बेनिफिट जो अभी मनीष जी ने जिक्र किया, उस तरह के बेनिफिट अगर यहाँ दिए जाए सोलर एनर्जी के कंपोनेंट बनाने वाले को या सोलर एनर्जी के प्लांट बनाने वाले को या मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स को, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हम चाइना को पीछे, अकेला राजस्थान चाइना को पीछे छोड़ सकता है। क्योंकि ग्लास का जो रॉ मटेरियल होता है, जो मेन सोलर सेल का ग्लास से ही बनते हैं, उसका रॉ मटेरियल इतनी प्रचुर मात्रा में यहाँ की माइंस में उपलब्ध है, सिलिका सैंड और क्वार्ट्ज, जिससे कि ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से लग सकती है। और मैं समझता हूँ अभी तक जितना रेवेन्यू बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज से आता है उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि इसमें एक तो मिनरल इंडस्ट्री जुड़ जाएगी जो ग्लास के लिए मिनरल प्रोड्यूस करेगी, और दूसरा सोलर इंडस्ट्री जुड़ जाएगी जो सोलर पैनल्स के लिए सेल्स बनाएगी जो ग्लास से बनेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, इनको थर्ड सेक्टर मानते हुए जिस तरह की सब्सिडीज, जिस तरह की फैसिलिटीज चाइना या मलेशिया या दूसरे देश या पड़ोसी राज्य दे रहे हैं, उस तरह की राजस्थान को भी देनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेंगे, इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का जो एक सपना है, जो डिस्कॉम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, ये इंडस्ट्री उस सस्ती बिजली का जो सपना है उसको पूरा कर सकती है। और जिस दिन सस्ती बिजली उपलब्ध हो गई राजस्थान में, तो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज जिनका मेन रॉ मटेरियल, जिनकी लाइफ लाइन बिजली होती है, वो हमारे यहाँ हमारी तरफ रुख करेगी। नहीं तो स्टील इंडस्ट्री आती ही नहीं है हमारे यहाँ। देखिए जैन साहब आप सरकार में भी रहे हैं और जैन साहब ने कहा है कि हम या तो बात नहीं रख पाते, हालांकि जैन साहब खुद अपना प्रेजेंटेशन देना जाते हैं मुख्यमंत्री के पास और बात रखते हैं अपनी। अब या तो जैन साहब की बात रहने की कुछ रखने में कमी रह जाती है या सरकार को सुनने में कमी रह जाती है। थोड़ा आप समझाएं कि कमी कहाँ पे है जिस कारण से सरकार सुन नहीं रही है या समझा नहीं पा रहे हैं, कहाँ कमी है? देखो साहब, ऐसा है कि हमने 2010 में देश ने 20 गीगावाट का विजन लिया, 2015 में वो 20 गीगावाट बढ़ के 100 गीगावाट हुआ। जो वर्तमान सरकार है केंद्र सरकार, उसने 5 गुना बढ़ा दिया। क्या दूसरा, हर राज्य में और पूरे देश में ट्रांसपेरेंसी एक्ट लागू है। उसके तहत क्या होता है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, और बिडिंग इस बात की होती है कि कितने रुपए पर यूनिट पे आप सोलर से बिजली उपलब्ध कराओगे। उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ 2010 या 2015 में जो रिवाइज पॉलिसी हुई, उसमें ये कहीं जिक्र नहीं था कि देश में बने हुए इक्विपमेंट्स काम में लेने हैं या कुछ मात्रा में काम में लेने हैं। तो जब इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग पावर रिक्वायरमेंट के लिए आप कर रहे हो, तो विश्व में जहां भी सस्ता दे रहा है, सस्ता कौन देगा? जिसकी सरकार उसके साथ है। तो वो चाइना में हुआ, उनकी सरकार पूरी तरीके से उनके साथ थी। जब पूरे विश्व में 100 गीगावाट की रिक्वायरमेंट हुई, उन्होंने कैपेसिटी अपनी 200 गीगावाट की प्लानिंग करी। 200 की रिक्वायरमेंट हुई, उन्होंने 400 की प्लानिंग करी। हमारे साथ ये हुआ कि हमने 2010 में शुरुआत करी और 2015 में जो स्केल अप करा, तो उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग, पर्टिकुलरली आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया, हम अगर दोनों का कोई ना कोई कोटा निर्धारित करके आगे बढ़ते, तो आज जो स्थिति जो मनीष जी बता रहे हैं और जो एनके साहब ने भी बताई, ये स्थिति नहीं होती। अब हम करें क्या? सबसे बड़ी बात ये कि जो हो गया वो तो हो गया।
आज ये है कि हम जितनी भी बात कर रहे हैं, चाहे वो सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड हो या कुसुम योजना से रिलेटेड हो या रूफटॉप से हो या ग्राउंड माउंटेड से हो, उसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, एक तो वो स्केल अप हो, और स्केल अप भी 1 गुनी 2 गुनी नहीं 10 गुनी हो। एक तो ये पैरामीटर बन जाए कि कितनी स्केल अप हो रही है। स्केल अप होने के लिए जरूरी है कि उसका बाजार देश में तो हो पहले। तो देश में होने के लिए जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे मापदंड, ऐसी शर्तें वहां पे लगाई जाए। उसके कारण भी हैं। पैनल की जो गारंटी वारंटी है वो 25 साल है। अब मेरा ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि रील भी एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर शुरू से होती है, और मेरा यही प्रश्न है कि रील ने जो मॉड्यूल आज से 20 साल पहले लगाए थे, वो मॉड्यूल आज भी पावर दे रहे हैं। अब जो मॉड्यूल अब लग रहे हैं, अगर वो विदेश का है तो उसकी गारंटी क्या कि वो देगा, और अगर नहीं देगा तो क्या होगा? आपको पैसा तो मिल जाएगा, ये की जो कंपनी ये अगर नहीं देगी तो ये कहाँ जाएंगे भाग के? तो इसलिए ऐसी जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनके लिए देश में पूरा व्यापक तंत्र बनना मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बहुत जरूरी था। हमने चूंकि बस थोड़ी मिस करी है, लेकिन बहुत ज्यादा मिस नहीं करी। 100 गीगावाट में से अभी तक हमने सिर्फ 40 गीगावाट ही करा है। अभी तो पूरा 60 गीगावाट होना बाकी है। तो हम अभी भी जाग जाएं और अभी भी हम देश की मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरीके से बढ़ावा दें, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में करा है, मोबाइल का भी उदाहरण दिया गया, इन्वर्टर के क्षेत्र में हमने करा है, वैसे ही अब मॉड्यूल एंड सेल। और उसमें सबसे बड़ी बात, ये मॉड्यूल एक ऐसी कड़ी है जो बीच की कड़ी है, जो 25 साल की गारंटी मॉड्यूल को देनी होती है, सेल वाले को नहीं देनी होती। अगर मॉड्यूल वाला सेल इंपोर्ट करके मॉड्यूल बनाएगा तो उसके लिए भी तकलीफ है। तो सेल की भी यहाँ पे हो, वेफर की भी हो, जो क्रिस्टल ग्रो करने का जो प्रोसीजर है वो भी फैक्ट्री यहीं पे हो, और मॉड्यूल की भी हो, और जो भी रियायत दी जाए वो तीनों को दी जाए, क्योंकि अपने को एंड टू एंड चाहिए। तो मनीष जी, मतलब सीधा सा बात है कि एक विजन की कमी दिख रही है। विजन की कमी कहाँ दिख रही है आपको? केंद्र के स्तर पर कम दिख रही है, राज्य के स्तर पर कम दिख रही है? पहले केंद्र के स्तर पर सर, इसलिए क्योंकि आज भी सोलर से जितनी भी सीपीएसई स्कीम की बड़ी बिल्डिंग, बड़े मैन्युफैक्चरिंग मींस क्या सोलर जनरेशन पावर प्लांट जो स्थापित किए जाते हैं, वो सारे केंद्र की स्कीम्स हैं, जिसमें कि मैंने कहा कि 80% तक सोलर पैनल्स या सोलर इक्विपमेंट आयात किए जाते हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले केंद्र को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर पॉलिसी बनती है तो राज्य सरकारों की नहीं बनती है सर, केंद्र सरकारों की बनती है। राज्य सरकारों को तो उनको लागू करना होता है। और खासकर इंपोर्ट से रिलेटेड, अगर जहाँ पे इंपोर्ट इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली चाहे वो कस्टम ड्यूटीज हो, एंटी डंपिंग ड्यूटीज हो, सेफ गार्ड ड्यूटीज हो, या बेसिक कस्टम ड्यूटीज हो, या कोई और ड्यूटीज हो, तो वो सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार ही लगा सकती है, राज्य सरकार नहीं लगा सकती। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों के पास ये आवश्यकता है कि अपने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपनी प्रदेश की जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वो अपने डिसीजन ले सकती है। राज्य केंद्र सरकारों के इतर भी ले सकती है, और अपने प्रदेश में रोजगार को और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कोई भी डिसीजन ले सकती है, स्वतंत्र है वो। हर राज्य करता ही है, हर राज्य अपने अपने हिसाब से चीजों को करते ही, लागू करता ही है। आज केंद्र की बहुत सारी ऐसी योजना है जो कि आपने देखा होगा राजनीति के चक्कर में एक प्रदेश में हो जाती है, जो बीजेपी शासित है, लेकिन कांग्रेस है तो यहाँ पर ध्यान नहीं होती है। लेकिन केंद्र की तो योजना है वो। तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार है, बस डिपेंड ये करता है कि आपकी कहाँ सोच है, आपकी जो नौकरशाही है वो उसको किस पॉजिटिव वे में ले जाती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान की नौकरशाही, खासकर डिस्कॉम्स और उससे जुड़े हुए अधिकारी सोलर या रिन्यूएबल के लिए शुरू से नेगेटिव रहे हैं, और उन्होंने इस प्रोसेस को ना बढ़ने देने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश करी और आगे भी करते रहे वो। और आज शायद हम राजस्थान इस स्थिति में इसीलिए है कि 2015-2014 में राजस्थान देश का सबसे पहला नंबर 1 था सोलर पावर इंस्टॉलेशन के मामले में, जो आज खिसक के टॉप 5 से भी बाहर हो चुका है। और अगर आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से कोई भी बिडिंग स्कीम अपने राजस्थान की नहीं आई है। सारी की सारी जो भी अगर आप सोलर पैनल या सोलर पावर प्लांट राजस्थान में देखते होंगे और खुश होते हैं यहाँ के नौकरशाही, वो गलत है। वो सिर्फ केंद्र सरकार की स्कीम है, जो कि स्टेट राजस्थान है। कुसुम योजना केंद्र सरकार की है, राजस्थान को दी गई है। उसमें जितनी भी बड़ी 100, 200, 500, 1000 मेगावाट की स्कीम भड़ला पावर प्रोजेक्ट में XYZ जगह पे लग रही है,
वो सारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की उसमें कोई स्कीम नहीं है। राज्य सरकार की एक स्कीम थी आरईसी वाली, जिसमें एक रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मिला करता था। उसमें 600 मेगावाट के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था सोलर और विंड में। आपको अगर पता होगा 31 मार्च 2019 को उनके पीपीए रिवाइज नहीं किए गए और उसमें भी नौकरशाही आड़े आई थी और उन्होंने जानबूझ के उस पूरे के पूरे रिन्यूअल को रोक दिया था और 1 अप्रैल 2019 से लेके आज तक वो रिन्यूअल पीपीए रिवाइज नहीं किए, जिसका एक बहुत बड़ा दूरगामी इम्पैक्ट ये रहा कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने से कतराने लगे राजस्थान के अंदर, क्योंकि राज्य सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती है। 600 मेगावाट का मतलब ये हो गया कि आप ये विश्वास मान के चलिए कम से कम 5,000 करोड़ से ज्यादा का लोगों का इन्वेस्टमेंट डेड पड़ा हुआ है आज, और राज्य सरकार ना तो उस पर कोई डिसीजन ले रही है और ना उसको रिन्यूअल कर रही है। आज वो लोग लेके कहां जाए उस प्रोजेक्ट को? सबके प्रोजेक्ट बीकानेर, जोधपुर और आसपास प्रोजेक्टों में चल रहे हैं और डेड पड़े हुए हैं एक तरह से। तो राज्य सरकारों के ऊपर है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से किस तरीके से एक को देखते ध्यान में देखते हुए आगे बढ़ के। नरेंद्र जैन जी हैं सर, बड़े गंभीर आरोप राजस्थान सरकार के नेतृत्व पर लगे हैं कि बिल्कुल सीधा सीधा मनीष जी के शब्द में कहें तो नेगेटिविटी पूरी तरह से बनी हुई है और ये नेगेटिविटी कहाँ जाके खत्म होगी, क्योंकि अब तो 3 साल होने को है सरकार को, अब भी नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे? आपको लगता है कि इस बार बजट में कुछ होगा? कुछ उम्मीद है कि आपको? ये मैं आपको बता दूं कि अभी जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी ने जो मीटिंग ली थी, जिसमें उन्होंने राजस्थान की लगभग सभी एसोसिएशंस को बुलाया था, वहां भी ये रिन्यूअल वाला जो मुद्दा है ना, इन्होंने कहा रिन्यू किया पीपीए, ये मुद्दा उनके सामने लाया गया था और उन्होंने कहा था कि ठीक है हम इस विषय में सोचेंगे, क्योंकि इससे तो जो ये कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा वेस्ट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे फिक्की की तरफ से, सीआईआई की तरफ से और बाकी भी जो एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से ये सारा मुद्दा उठाया गया था और पूरा सरकार की जानकारी में है। अब ये तो डिपेंड करता है ब्यूरोक्रेट्स पे और सरकार पे, जब उनके सामने मुद्दा आ जाता है उसके बाद भी वो उस पे डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से अपने प्रदेश का नुकसान होगा, यहाँ की इंडस्ट्री का नुकसान होगा, कोई इन्वेस्टर यहाँ दोबारा रुख नहीं करेगा। और यदि डिसीजन लेते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज जाएगा उद्योगों में, यहाँ के लोगों में और बाहर के इन्वेस्टर्स में भी। तो राजस्थान जो कमिटमेंट होते हैं सरकार के, चाहे वो किसी भी सरकार के रहे हो, चाहे 5 साल पहले दूसरी सरकार थी उसके रहे हो या अभी की सरकार के रहे हो, पर जो एक नीतिगत मुद्दे होते हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसको वापस रिन्यू करना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो, ये नहीं देखना चाहिए और सरकार को निर्णय करके उसको बहाल करना चाहिए ताकि उद्योगों के हित में बात हो। क्योंकि उद्योग तो हमेशा रहेंगे, आज ये सरकार है कल दूसरी सरकार आएगी, उद्योग तो वहीं रहेगा, उद्योग तो कहीं जा नहीं सकता। तो जो नीतिगत निर्णय है, जो उद्योगों के फायदे के निर्णय है, जिससे यहाँ का रेवेन्यू बढ़ने वाला है, उन मुद्दों पे सरकार को पॉजिटिव होकर निर्णय लेना चाहिए और सोच बदलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। हमारे साथ के जैन साहब हैं। जैन साहब, आपको क्या लगता है कि नौकरशाही का हिस्सा रहे हैं आप, तो नौकरशाही इतनी नेगेटिव क्यों है इस मामले में? फूलोनदी के मामले में राजस्थान सरकार की जिस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व का भी तो मंशा रहती होगी। देखो साहब, मैं एक बहुत बड़े इनिशिएटिव का हिस्सा रहा हूं और मैंने उसमें शायद पहली बार नेताशाही को और अफसरशाही को दोनों को देखा था। ये जो सांबर सॉल्ट्स है, इसकी जमीन पर 20 गीगावाट की एक योजना बनी थी, 20,000 मेगावाट की, जिसमें ये सारे इशू सॉर्ट आउट होने थे, मैन्युफैक्चरिंग भी यही होनी थी। उसके लिए वो पिछली सरकार की बात है, 12-13 में ये बातचीत शुरू हुई, 14-15 तक कुछ बात बनी और उसके बाद फिर कुछ नहीं हो पाया और वो योजना ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद फिर इस सरकार में चालू की है। तो होता क्या है कि ये देखा जाता है कि इससे सरकार का क्या फायदा होगा, कोई भी योजना हो, इससे सरकार का क्या फायदा होगा। सरकार का फायदा मतलब क्या? सरकार का फायदा मतलब क्या? सरकार का फायदा, नेतृत्व का फायदा, राजनेताओं का फायदा, नौकरशाही का फायदा, राज्य का फायदा, सरकार का फायदा मतलब क्या? मतलब सरकार का फायदे से मैं इसको यूं लेता हूं कि नेतृत्व ये देखता है कि इससे मेरी जो पार्टी है
ये पार्टी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, उसका कितना फायदा होगा? पार्टी से मतलब पार्टी फंड से, उसका वोट बैंक कितना बढ़ेगा, असली चीज है उसका वोट बैंक कितना बढ़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव्स होते हैं। जो अफसरशाही है वो ये देखती है कि सरकार अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो रियल एस्टेट में जो है रेरा कानून को जितना कमजोर कर सकते थे वो कर रहे हैं पूरा। तो अगर रियल एस्टेट के पीछे इतना रियल एस्टेट को क्यों इतना बढ़ावा देते हैं? उसमें क्या फायदा होता है जनता का, उनके वोट बैंक का? अब ये तो मैं रियल एस्टेट से कभी जुड़ा नहीं हूँ और उसमें मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहूंगा, करने से बचना भी चाहूंगा। लेकिन जहाँ तक सोलर की सवाल है, खर्चा भी तो चाहिए होता है नेताओं को। लेकिन सोलर का जहां तक सवाल है, सोलर में ये बहुत जरूरी है, या तो ऑफिसर्स और या फिर सरकार, दोनों में से अगर एक भी जना सीरियस हो जाए तो राजस्थान में तो सोलर का भविष्य बहुत उज्जवल है और ये कहीं ना कहीं जरूरत है। एनके जैन साहब अभी सीएम साहब से मिलने जा रहे हैं, एक और हमारा प्रोग्राम है वहाँ सीएम साहब के आने की संभावना है। मनीष जी भी लगे हुए हैं, अपनी नीमा जो एजेंसी है इनकी, और मैं चूंकि अब सरकार में नहीं हूँ इसलिए मैं भी इस सेक्टर के लिए पूरा जी जान से लगा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है, मैं तो आशावान हूँ बहुत कि राजस्थान, जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सोलर के अलावा, तो इसलिए राजस्थान सरकार को तो इस समय सीरियसली सुनना चाहिए। बिल्कुल, कोविड के बाद जो बजट आएगा उसमें अगर ऊर्जा भरा बजट हो तो भी बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन बजट से इसके अलावा मान लीजिए हम सोलर एनर्जी को भूल भी जाए एक बार, तो और कौन कौन सी वैकल्पिक एनर्जी है मनीष जी, जो कि राजस्थान की जैसे विंड पावर है, और वो कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक आपकी मैं बताऊं इसमें आपको, रिसेंटली अभी हमारे एक नई टेक्नोलॉजी पे चर्चा की है जो कचरे से बिजली बनाने वाली टेक्नोलॉजी है और उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। अभी तक तो कचरे से कहीं कहीं स्टेट्स में बिजली बनती है, वो जला के बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी है, ये प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। वो क्लोज कंटेनर में कचरे को बर्न करके उससे बिजली बनाते हैं। उसमें हम आगे बढ़ चुके हैं और जयपुर के मेयर से हमारी एक मीटिंग भी हो चुकी है इस मामले में, और वो काफी कुछ इंटरेस्टेड भी है कि इस तरह का प्रोजेक्ट जयपुर में लगे। तो मेरे ख्याल से जयपुर में नहीं, इंडिया में पहला प्रोजेक्ट होगा कचरे से प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को यूज करके बिजली बनाने का। उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि एक सोशल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कचरे का निपटारा करने का, जो सबसे बड़ी समस्या है हर शहर की, हर नगर पालिका की। और उसकी जो बिजली बिकती है उसका पीपीए 7.5 रुपए पे साइन होता है सर, 7.50 रुपए पे। तो कुल मिला के अगर ये प्रोजेक्ट सरकार लगाती है, सरकार के नुमाइंदे जो मेयर होते हैं या जो चुने जाते हैं नगर पालिका के चेयरमैन, तो उसको भी बहुत मुनाफा होगा, सरकार को भी मुनाफा होगा, और एक नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाएगी जो हर शहर में लगेगी, हर गांव में लगेगी। और ये जो आज सबसे बड़ी समस्या है कि वेस्टेज का करे क्या, दिल्ली में पहाड़ बन गए हैं सर वेस्टेज के। पहाड़ जब ढहता है तो उसके नीचे कार दब जाती है, लोग मर जाते हैं, आपने न्यूज भी सुनी होगी। तो उसके निपटारे की नई टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है। हम इस टेक्नोलॉजी को बाहर से लेके आ रहे हैं और अपने, हो सकता है शायद देश का पहला प्लांट जयपुर बहुत जल्दी उसको निर्धारित करेगा कि वो जयपुर में ही लगे। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें अभी तक भारत सरकार ने, शायद आपने बजट में एक हेडलाइन देखी होगी, कचरे से बिजली बनाने के लिए कुछ प्रावधान किया है बजट में, उसके लिए कुछ फंड भी जनरेट किया है, सरकार ने कुछ फंड निर्धारित किया है और नीति आयोग ने भी इसको अप्रूव कर दिया है इस प्रोजेक्ट को। तो बहुत जल्दी शायद जयपुर में वो पहला प्लांट लगे और शायद देश में जयपुर पहला शहर होगा जहां इस तरह का प्लांट लगेगा। हम इस प्रयास में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर बजट में इस तरह की कोई जो है ना अगर सूचना मिलती है। जैसा और कौन कौन से वैकल्पिक एनर्जी आप बढ़ते हुए देख रहे हैं राजस्थान में, जो कि बजट में जिनको पुष्प मिल सकता है? विंड एनर्जी तो है ही, राजस्थान में बहुत सारी विंड एनर्जी लगी है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तो यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में पूरा क्रिएट हो रहा है, तो उससे डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। अपने पेट्रोल डीजल से की खपत काफी कम हो जाएगी और वातावरण शुद्ध होगा। सो वो तो एक है ही है, डीजल पेट्रोल एनर्जी से हम शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी पे। बट ये सपना जब ही साकार होगा जब इलेक्ट्रिक को स्विच ओवर
सोलर इलेक्ट्रिक पे कर रहे हैं। तो कुल मिला के हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं सोलर पे आके अटकता है, या जैसे अभी जो नरेंद्र जी ने जो बात बताई है, कचरे से जो बिजली प्रबंधन की बात बताई है, बायो एक दूसरा तरीका है, जो बायोमास है उससे भी बिजली बनाई जा सकती है। मतलब रूरल जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलप्ड इकोनॉमी जो है, मतलब गांव का सर्वांगीण विकास। गांव में कचरा होता है तो गांव में वेस्ट भी होता है, गांव में जो फसल का जो वेस्ट होता है, इन सब चीजों को मिला के, क्योंकि वेस्ट टू एनर्जी हर दिशा में संभावनाएं हैं और हमें कहीं ना कहीं उन सारी दिशाओं में जुड़ने की जरूरत है। लेकिन सोलर जो आज एक डिपेंडेबल सोर्स हो चुका है, उसको अगर स्टोरेज के साथ देखा जाए और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रिलेट किया जाए, तो मुझे लगता है कि बजट पे इस एक सोच पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और अगर ध्यान दे लेती है सरकार, तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत बड़ा काम करेगी इस बार। बिल्कुल, सरकार की नजर जैसा कि चर्चा चल रही है मनीष जी की, इस पे होती है कि उसको फायदा क्या होगा। एक बड़ा मुद्दा ये भी होता है कि रोजगार कितने लोगों को मिलेगा। तो क्या ये जो आपका सेक्टर है सोलर एनर्जी का सेक्टर, क्या आपको लगता है कि रोजगार भी बड़ी मात्रा में लोगों को देता है, या फिर रोजगार मतलब श्रम केंद्रित नहीं है, इससे रोजगार नहीं मिलेगा, इसलिए सरकार का ध्यान नहीं है? मैं देखिए इसके लिए बताता हूँ आपको, एक बड़ा हमारे पास सर्वे है। रोजगार इससे इतनी अच्छी मात्रा में मिलता है कि अगर 1 मेगावाट सोलर पैनल अगर हमारे राज्य में बनता है तो उससे 35 लाख रुपए का मैन पावर का अमाउंट, 35 लाख रुपए का मैन पावर आपके प्रदेश के अंदर रह जाता है। इससे बड़ा मेरे ख्याल से आपको रोजगार नहीं मिल सकता किसी भी चीज से, और मेगावाट में अपार संभावना है। मतलब इस तरह से समझाऊं सर, ये आंकड़ा थोड़ा सा जनता को समझ में नहीं आएगा, इवन मुझे भी समझ में थोड़ा सा मुश्किल से आ रहा है। कितने हाथों को रोजगार मिलता है? मैं बताता हूँ सर, जैसे कि आज हमारी 100 मेगावाट की यूनिट है। 100 मेगावाट की यूनिट में हमारी 150 लोग तो डायरेक्ट काम करते हैं, जो कि हमारी फैक्ट्री के अंदर कार्यरत हैं, स्टाफ और वर्कर्स मिला के। और इसके अलावा कम से कम नहीं तो 50 या उससे ज्यादा लोग जो कि इनडायरेक्टली हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट या दूसरे बिजनेसेस के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ कम से कम नहीं तो 10 डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी एसएमईज और एमएसएमई की इंसलरी जुड़ी हुई है, जिसमें कि हम लोग सोलर पैनल में यूज आने वाले एल्यूमिनियम फ्रेम, कार्टन बॉक्स, रिबन और दूसरे इसी तरह के चीजें हम लोग एक सोलर पैनल को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह की छोटी, जैसे ये एक तरह की सेम इंडस्ट्री है जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मान लीजिए कार बनाने की फैक्ट्री आपके जयपुर में लग गई, तो उससे जुड़ी हुई 10 एंसिलरी आपके आसपास लग जाती है। जैसे मानेसर या गुड़गांव ने एक टाइम पे मारुति से इसी तरह ग्रो किया। मारुति की तो एक फैक्ट्री थी, लेकिन उससे जुड़ी हुई 100 इंडस्ट्री आसपास लग गई। सेम सोलर इंडस्ट्री में अगर सोलर सेल बनाने की फैक्ट्री लगती है आपके शहर में या आपके प्रदेश में, या सोलर मॉड्यूल बनाने की कोई फैक्ट्री लगती है, तो एक सोलर मॉड्यूल से कम 10 छोटी दूसरी फैक्ट्रियां लग सकती हैं उस फैक्ट्री की दूसरी रॉ मटेरियल की जरूरत पूरा करने की। तो फिलहाल ये थी हमारी सोलर एनर्जी पर चर्चा। अब चर्चा से साफ है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अगर सबसे महत्वपूर्ण भारत में कोई सेक्टर भूमिका निभा सकता है तो वो है सोलर एनर्जी का। लेकिन इस दिशा में सरकारें, चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकारें, के प्रयास काफी कुछ नाकाफी दिख रहे हैं। सरकारें चाहें तो भारत को सोलर एनर्जी का हब बना सकती हैं। इसके लिए सिर्फ उन्हें एक सुचिंतित और दूरगामी नीति बनाने की जरूरत है। और प्रदेश सरकार, विशेषकर राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है। राजस्थान सरकार से हमारी राजस्थान के कारोबारियों की विशेष रूप से अपेक्षा है, क्योंकि राजस्थान में भारत में सबसे महंगी बिजली मिलती है। और अगर इस दिशा में हम कदम उठाते हैं तो न केवल सोलर इंडस्ट्री है वो बढ़ेगी, बल्कि पूरे उद्योग धंधों को बढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा ये, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए पत्रिका टीवी।